अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी के एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं, एन अनप्रोडक्टिव आइडिया इसका टाइटल है। हाल ही में यूपी की सरकार ने एक पॉलिसी को अनाउंस की है कि 2 ही बच्चे रखोगे तभी सरकारी नौकरी और सरकारी बेनिफिट्स आपको मिल पाएंगे। इस चीज़ पे आर्टिकल लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल लिखा हुआ आर्टिकल है। आज बहुत अच्छा मौका है हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे हम ग्रामर पे और वोकैबुलरी पे। आप पूरा आर्टिकल मेरे साथ पढ़ोगे, ट्रांसलेट करोगे, लेकिन साथ साथ में हर सेंटेंस की स्ट्रक्चर, ग्रामर और वोकैब को मैं अलग से लेकर के आपको बताता रहूँगा। टॉपर्स का अंदाज़ है, इसी अंदाज़ को फॉलो करें ताकि आप आधे पौने घंटे में कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कर सकें। सारे ग्रामर रूल्स, सारी वोकैबुलरी आज की इस क्विज़ पे आप अप्लाई करेंगे। हैंडमेड क्विज़ है ये, पूरे मन से पहले सीखो और बाद में इस क्विज़ पे अप्लाई करके देखो आपने कितना लर्न किया है ना। वीडियो के लास्ट में सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, उसका स्क्रीनशॉट ले लें एक। चलिए शुरू करते हैं, इंग्लिश को आसान तरीके से सीखते हैं। एन अनप्रोडक्टिव आइडिया। आइडिया तो आप जानते ही हैं, विचार है ना। अनप्रोडक्टिव मतलब जिसमें प्रोडक्शन ना हो, जो फ्यूटल हो, जो कि बंजर हो, मीनिंगलेस हो, वर्थलेस हो, वेन हो, बिना बात का हो। एक ऐसा आइडिया मिला है हमें, एक ऐसा विचार मिला है यूपी की सरकार से जो अनप्रोडक्टिव होगा आने वाले टाइम में। देख करके लगता है उसका कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अनप्रोडक्टिव वर्ड के सारे सिनोनिम्स नोट कर लेना। फ्यूटल सबसे अच्छा वर्ड होता है इनके लिए। फ्यूटाइल ना बोले, इसको फ्यूटल बोला जाता है। मीनिंगलेस को फ्यूटल बोलते हैं। बात कर रहे हैं ऑन यूपीज़ न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी, यूपी सरकार की नई पॉपुलेशन को लेकर के जो पॉलिसी है उस चीज़ की। डिटेल में देखते हैं टाइटल पैराग्राफ से क्या कहना चाह रहा है। कह रहा सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज़ मोर इफेक्टिव देन कोअर्जन इन कटिंग फर्टिलिटी रेट्स। कह रहे जो सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, सोशियो मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक। सामाजिक और आर्थिक एम्पावरमेंट जो है, सामाजिक और आर्थिक तौर पे लोगों को सशक्तिकरण करने का जो काम है, पावर देने का जो काम है, कह रहे वो ज़्यादा इफेक्टिव है, वो ज़्यादा असरदार है। और बजाय किसके, दबाव में लाने को, कोवर्जन करने को, प्रेशर लाने को, कट करने का। फर्टिलिटी रेट्स में कितने बच्चे आप पैदा करते हो, क्या आपके बच्चे पैदा करने की रेट है, समझ गए। तो लोगों को ज़बरदस्ती या लोगों को इंसेंटिवाइज करके, पनिशमेंट दे करके उनके बच्चे कम करने से अच्छा ये है सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे जोर दो ताकि यूपी के अंदर थोड़ा विकास हो सके। बच्चे कम करने से विकास में ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं, ऐसा इस आर्टिकल का कहना है, समझ गए। सब्जेक्ट है आपका एम्पावरमेंट, वर्ब आपकी इज़। एम्पावरमेंट बना है एम प्लस में पावर प्लस में मेंट, जिसके पीछे मेंट लग जाए वो नाउन है। पावर भी एक नाउन है, एम एक लगाता है वर्ब बनाने वाला प्रीफिक्स। एम्पावर का मतलब होता है ताकत देना, एम्पावरमेंट मतलब ताकत देने का काम, सशक्तिकरण है ना। सब्जेक्ट और वर्ब को बाय डिफ़ॉल्ट आप हर सेंटेंस का इसी तरीके से पाएंगे। ब्लू कलर में मिलेगा सब्जेक्ट, पिंक कलर में मिलेगी वर्ब। पूरे आर्टिकल के अंदर आपको फॉलो करते जाना है अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग को आप डेवलप करना चाहते हो, है ना। सब्जेक्ट और वर्ब के कलर्स को। कोवर्जन होता है स्ट्रेस डालना, प्रेशर डालना, फोर्स करना, परसुएशन करना, किसी को मनाना है ना, जोर दे करके कि आप ऐसा करो, बच्चे कम पैदा करो। चलिए अब नज़र डालेंगे वोकैबुलरी वर्ड्स पे, एडवांस वाले। पहले ही उनको देख लेते हैं ताकि आर्टिकल पढ़ते हुए कोई दिक्कत ना हो। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वर्कशॉप बना करके लाता हूँ ताकि पूरे दिन की आपकी तैयारी एक ही क्लास से हो सके, है ना। अगर आपका एग्जाम नज़दीक है एसएससी बैंक का और आप चाहते हैं कि इंग्लिश सेक्शन के ये टॉपिक्स कैसे अप्रोच करने हैं, आप सीखना चाहते हैं स्किल को, तो यूट्यूब पे 2 प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, होम पेज पे ही पेड प्लेलिस्ट हैं। इसमें 100 आवर्स का कंटेंट मिलेगा आपको इन सभी टॉपिक्स के ऊपर। आप इनको देख सकते हैं एज अ मेंबर। 3 मेंबरशिप प्लान्स हैं। ज्वाइन बटन पे प्रेस करो और इस वीडियो को प्ले करना। यहाँ आपको समझाया हुआ है कौन सी मेंबरशिप में आपको क्या मिलता है। ये हमारी वोकैब फाइल है। पिछले सारे वर्ड्स आपको इसी फाइल के अंदर मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन से और टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज के हमारे जो एडवांस वर्ड्स हैं, देखो पिछले वर्ड मत भूलते जाना, रिविजन अपना चालू रखना, है ना। आज के 4 वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है प्रेवलेंस, दूसरा है इंटीग्रल, तीसरी है फ्रेजल वर्ब इम्पिंज अपॉन, और चौथा वर्ड है एम्पेरिकल। एक वर्ड आप पहले सीख चुके हो, पैल्पेबल, वो आज आप फिर से देखेंगे। पैल्पेबल वर्ड का मतलब होता है नोटिसेबल, जो चीज़ आपके अनुभव में आए, जिस चीज़ को आप फील कर पाएँ, है ना। इसके सिनोनिम होते हैं डिसर्निबल, एविडेंट और परसेप्टेबल। तो डिसर्निबल जो इसका सिनोनिम है वो आज आप इस आर्टिकल में देखेंगे, वही वर्ड है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एम्पेरिकल का मतलब होता है एक ऐसी चीज़, जनरली एविडेंस, है ना, किसी चीज़ का सबूत, जो कि ऑब्जर्वेशनल हो या एक्सपेरिमेंटल हो, सुनी सुनाई ना हो, ऐसे तुक्के मारी ना हो, पूरे एक्सपेरिमेंट हुए हों, किसी चीज़ पे रिसर्च हुई हो, उसके बाद जो उसमें से ऑब्जर्वेशन निकलती है वो कहलाती है एम्पेरिकल। एकदम ये प्रैक्टिकल होती है, इसमें कोई भी ऊंच नीच नहीं होती।
जैसे एम्पेरिकल एविडेंस सजेस्ट दैट द यूनिवर्स कंप्राइजेस मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स विद अर्थ लाइक कंडीशंस। प्रैक्टिकल एविडेंस, ऑब्जर्वेशनल एविडेंस हमें ये बताती है कि यूनिवर्स जो है कंप्राइज करता है, हमारा यूनिवर्स बना हुआ है दसियों लाख प्लैनेट से जो अर्थ के जैसे ही हैं, हमारी धरती के जैसे ही हैं। तो एविडेंस तो हमें ये बताती है कि धरती अकेली नहीं है, यूनिवर्स में दसियों लाख धरतियाँ जो है हमारे जैसी हैं। समझ गए? चलिए, एम्पेरिकल का बिल्कुल उल्टा होता है एनेक्डोटल। बिल्कुल सुना सुनाया हो, कोई भी उसमें वैज्ञानिक जो है आधार ना हो, उसको एनेक्डोटल बोलते हैं। वो वर्ड मैं आपको आगे दिखा दूंगा आर्टिकल में। अगला अपना फ्रेजल वर्ब देखें, इम्पिंज अपॉन। इम्पिंज अपॉन का मतलब होता है दो। पहला, किसी पे बैड इफेक्ट को लीव करना, किसी पे बुरा असर छोड़ना। दूसरा, किसी के अंदर घुस जाना दायरे से आगे बढ़ के। आपको उसने हाथ पकड़ाया था, उंगली पकड़ाई थी, आप कंधे पे चढ़ गए, इसको भी इम्पिंज अपॉन बोलते हैं। और बैड इफेक्ट छोड़ने को भी इम्पिंज अपॉन बोलते हैं। जैसे द न्यू लॉ में इम्पिंज अपॉन द फ्रीडम ऑफ प्रेस। नया लॉ जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस, हमारे पत्रकारिता जर्नलिज्म की जो फ्रीडम है उस पर इम्पिंज अपॉन करेगा। तो या तो बैड इफेक्ट को लीव करेगा, ये भी ठीक है, और या फिर लिमिट्स को क्रॉस करेगा, पत्रकारिता के अंदर घुस जाएगा, लोगों को परेशान करेगा जो पत्रकार हैं। समझ गए ना? इम्पिंज अपॉन को इस तरीके से यूज़ करते हैं। इसके सिनोनिम है इम्पैक्ट, अफेक्ट, एनक्रोच। एनक्रोच का मतलब भी होता है कब्जा जमा लेना, है ना। इंटीग्रल एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है अंदर बसा हुआ, इनसेपरेबल। हर वो चीज़ जो दूसरी चीज़ में बसी हुई है वो इंटीग्रल है उस चीज़ के अंदर। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। रिस्क इज़ इनहेरेंट इन स्टॉक मार्केट्स। रिस्क अंदर बसा हुआ है, अंतर्निहित है स्टॉक मार्केट्स के। स्टॉक मार्केट का मतलब ही रिस्क है, बिना रिस्क के मार्केट नहीं और बिना मार्केट के रिस्क नहीं। समझ गए ना? तो हर वो चीज़ जो इनसेपरेबल पार्ट होती है ना किसी चीज़ का, वो इनहेरेंट भी होती है। इनहेरेंट के सिनोनिम होते हैं इंटीग्रल के। यहाँ पे इंटीग्रल भी लिख सकते हो ना, मैंने इनहेरेंट लिख दिया है, इंटीग्रल लिख दो। इसका सिनोनिम है इनहेरेंट और इमानेंट। अगला वर्ड है हमारे पास लास्ट, प्रेवलेंस। प्रेवलेंस का मतलब होता है पॉपुलैरिटी या डोमिनेंस। कौन सी चीज़ का कितना प्रचलन है और कौन सी कितनी चीज़ जो है प्रभावी है, वो कहलाती है उसकी प्रेवलेंस। जैसे प्रेवलेंस ऑफ पॉवर्टी इन हायर इज़ हायर अमंग इलिटरेट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो पॉवर्टी की प्रेवलेंस है, जो गरीबी का प्रचलन है, वो बहुत ज़्यादा है। और किन में? गरीब सेक्शन में, गरीब तबकों में, इलिटरेट तबकों में, हमारे समाज के। तो समाज के जो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ जो है सेक्शंस हैं, उनके अंदर गरीबी का प्रचलन, गरीबी का प्रेवलेंस, गरीबी की पॉपुलैरिटी या डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। समझ गए ना? तो प्रेवलेंस का सिनोनिम होता है परवेजिवनेस भी, और ये बना है प्रिवेल नाम की वर्ब से। प्रिवेल का मतलब ये होता है किसी चीज़ में डोमिनेट करना या पॉपुलर हो जाना, प्रिवेल करना। 4 ही वर्ड्स हैं हमारे पास, एक बार इन पर नज़र लगा लेना, आर्टिकल में आपको मिलेंगे। पिछले वर्ड्स को रिवाइज करते रहना भाई, रिवीजन नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलिए समरी दे देता हूँ फटाफट से आपको, किस बारे में लिखा हुआ पता लगे। उससे पहले ऐड करूँगा एक छोटी सी चीज़। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना ज़रूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है, उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए, और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो Y8010 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो समरी बड़ी सीधी सी और अजीब सी भी लगेगी आपको। समरी ये है कि यूपी की सरकार ने एक नया लॉ निकाला है जिसमें 2 बच्चे पैदा करने वालों को सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, और सरकार की सब्सिडी स्कीम्स भी मिलेंगी। लेकिन जिसने 2 से ज़्यादा पैदा किए उसको सरकारी नौकरियां भी नहीं मिलेंगी और सरकारी स्कीम्स का नुकसान भी होगा। वैसे देखने में लॉ बहुत अच्छा है और बहुत ज़रूरत है इसको देश की, है ना, पूरे देश को इसकी ज़रूरत है। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि यूपी की इस लॉ को देख करके और भी कई स्टेट्स जो है ऐसे लॉ को निकालेंगी। आर्टिकल का ये कहना है कि ये जो है ना ह्यूमन राइट जो है ना उससे खिलवाड़ है। आपको कितने बच्चे पैदा करने चाहिए ये आपका डिसीजन होना चाहिए, ना कि सरकार का। इसका ये कहना है इस आर्टिकल का। दूसरा ये यूँ भी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे कई लॉज को पहले खारिज कर चुकी है, इनका लीगल आधार बहुत कम होता है, शायद ये लॉ भी ना टिके। आर्टिकल कह रहा है कि आप सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे ज़्यादा जोर डालो, बजाय लोगों को ये बताने कि आप कितने बच्चे पैदा कर रहे हो। अगर आप इस पे जोर डालोगे सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे, तो लोगों को खुद से समझ में आ जाएगा कि 2 ही बच्चे अच्छे, 2 से ज़्यादा किए तो परेशानी का सबब बनेंगे। समझ रहे हो? तो ये है इस आर्टिकल का कहना। आज की टोन बता देता हूँ मैं, एनालिटिक है, आपको एनालिसिस करके बताएगा दोनों में क्या फ़र्क है, सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में और ऐसी पॉलिसीज़ में, दोनों में क्या अंतर निकल करके आता है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी है, डिसअप्रूविंग भी है। तो मैं 2 टोन्स बनाऊंगा, एक तो डिसअप्रूव करने वाली डिसअप्रूविंग, और एक एनालिटिकल एनालिसिस करने वाली।
ये आज की आपकी फॉर्मल समरी, इसी के ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी दे रहा हूँ आपको, 3 सेंटेंसेस में आंसर करना है। क्या सरकार का लोगों को ये बताना कि आपको कितने बच्चे पैदा करने हैं जस्टिफाइड है भारत जैसे देश में या नहीं है। 3 आर्गुमेंट्स के साथ आपको बताना है। इसमें आप ये भी रख सकते हो कि पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, संसाधन बहुत कम है, लोग जो है अनपढ़ हैं, उनको बताना ज़रूरी है ना। इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स भी डाल दो बीच में, आप जो है कॉन्डम्स का यूज़ करो, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करो। तो इस तरीके से कुछ बनाओ कि 3 आर्गुमेंट में बताओ सरकार की पॉलिसी कितनी सकारात्मक है और कितनी नकारात्मक है। मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखने की कोशिश करो। शुरू कर लेते हैं। आज की एक छोटी सी मैं इनफॉर्मल चीज़ आपको बता देता हूँ। देखो, इसमें इसने आर्गुमेंट्स तो पेश किए हैं कि ये जो पॉलिसी ख़राब है, लेकिन इस पॉलिसी के ख़राब होने के पीछे जो आर्गुमेंट्स इसने दिए हैं ना, बड़े कमज़ोर आर्गुमेंट्स हैं। कुल मिलाकर के आप देखोगे ये पॉलिसी जो है अपने आप में बड़ी सॉलिड पॉलिसी आपको देखने में लगेगी, इवन इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद भी। शुरू कर रहा हूँ। कह रहा है इंसेंटिव्स एंड पेनल्टीज फॉर्म एन इंटीग्रल कॉम्पोनेंट ऑफ द मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ अनाउंस्ड बाय द यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन संडे। कह रहा है इंसेंटिव और पेनल्टी। इंसेंटिव का मतलब होता है फ़ायदा, पेनल्टी का मतलब होता है नुकसान, आपके ऊपर दंड। कह रहे दंड और फ़ायदा, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। कह रहे ये दोनों चीज़ें ना फॉर्म करती हैं ये एक इंटीग्रल कंपोनेंट को। कंपोनेंट मतलब हिस्सा, इंटीग्रल मतलब अंतर्निहित, है ना, इनहेरेंट, इनसेपरेबल। कह रहे ये दोनों जो हैं एक इनसेपरेबल पार्ट हैं उन मेजर्स का, उन कदमों का जो है कंट्रोल करने के पॉपुलेशन कंट्रोल को, और जिनको अनाउंस किया गया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा संडे को, इस रविवार को। समझ गए ना। तो इसकी स्कीम के, योगी आदित्यनाथ की जो स्कीम है उसके 2 ही पार्ट हैं। उसका सबसे बड़ा हिस्सा यही है, आप अगर बच्चे कम पैदा करोगे तो इंसेंटिव मिलेगा, ज़्यादा पैदा करोगे तो सरकार की तरफ से पनिशमेंट मिलेगी। समझ गए। सब्जेक्ट हो गया ये, वर्ब होगी फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ा हुआ है इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। इंटीग्रल आप देख चुके हो, इनहेरेंट या इनसेपरेबल। अब ध्यान से समझना, इंटीग्रल का एक सिनोनिम है इमानेंट। इसका क्या है? इमानेंट एक सिनोनिम। लेकिन इस इमानेंट का जो इंटीग्रल का सिनोनिम है उसका कोई कनेक्शन नहीं है इमिनेंट नाम के वर्ड से। इमिनेंट का मतलब होता है अप्रोचिंग या इनएविटेबल। जैसे एक तूफान है, आपको सामने दिख रहा है कि आ रहा है, हमारे शहर की तरफ बढ़ रहा है, तो वो एक इमिनेंट जो है ना स्टॉर्म है, आएगा ही आएगा, बस आज आया कि कल आया, शाम में आया कि सुबह में आया। जो चीज़ आपको दिख रही हो, सर के ऊपर खड़ी हो, वो होती है इमिनेंट। और इमिनेंट होता है इनहेरेंट का, अंतर्निहित का एक सिनोनिम। दोनों वर्ड्स एक जैसे दिखते हैं लेकिन अलग अलग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी सीएम का नाम लिखा हुआ है, इसलिए उत्तर प्रदेश सीएम के आगे द नहीं लगाया हुआ। याद रखें, जब भी डेजिग्नेशन के आगे नाम आ जाता है, डेजिग्नेशन को द से डिनोट नहीं करते हैं हम। चलिए, कह रहे दीज स्टेप्स आर एम्ड एट रिड्यूसिंग यूपीज टोटल फर्टिलिटी रेट या TFR रिकॉर्डेड एज 2.7 बाय द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फॉर इन 2016, अ फिगर ओनली लोअर देन दैट ऑफ नेबरिंग बिहार 3.1 एज ऑफ 2020 इन NFS 5। कह रहे ये जो स्टेप्स है ना, ये एम्ड एट है। ये सारे जो कदम हैं इनका एक ही मकसद है, इनका एक ही एम है, रिड्यूस करना यूपी की फर्टिलिटी रेट को। यूपी में जो कपल्स हैं कितने बच्चों को पैदा कर सकते हैं, वो कहलाती है उनकी फर्टिलिटी रेट। कह रहे इसको कम करने के ऊपर रिड्यूस्ड है, ये सारे के सारे एम्ड हैं। ये वो फर्टिलिटी रेट है जो रिकॉर्ड की गई थी 2.7, मतलब एक कपल जो है 2.7 जो है बच्चों को पैदा करता है। और किसके द्वारा? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के द्वारा 2016 में। कह रहे ये एक ऐसी फिगर है 2.7 की जो महज कम है, और किसके मुकाबले? उस फिगर के, उस दैट के जो है पड़ोस के बिहार की, जो है 3.1। तो बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। हमारे ऐसे जो सर्वे होते हैं सरकार के, उनसे में पता लगा है बिहार में एक औरत 3.1 बच्चे पैदा करती है ऑन एवरेज, और यूपी में 2.7 बच्चे, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो है पूरे देश में फर्टिलिटी रेट है इन दोनों स्टेट्स की। समझ गए। स्टेप्स की वर्ब है आर एम्ड। एम्ड का मतलब होता है किस चीज़ के ऊपर आपका एम है ना, क्या मकसद है आपका। रिकॉर्डेड एक एडजेक्टिव है, फर्टिलिटी रेट के लिए आया है, वो फर्टिलिटी रेट जिसको हमने रिकॉर्ड किया था, है ना। ये एक वर्ब का काम नहीं कर रहा, एडजेक्टिव है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करेंगे इसमें, बहुत बार कर चुके हैं, सबको आना चाहिए। पहले पूछ लेता हूँ मैं आपसे, यहाँ पे दैट क्यों लगा हुआ है? चलो, जिनको समझ में नहीं आया इस कॉन्सेप्ट को देख लें, और जिनको समझ में आ गया उनको रिवाइज कर लें, है ना वो लोग। इंडियाज़ GDP ग्रोथ रेट हैज़ रिमेंड हायर देन चाइना सिंस 2015। हिंदी में ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। इंडिया की ग्रोथ रेट ज़्यादा रही है चाइना से 2015 से। भाई ठीक है, चाइना की कम रही है, इंडिया की ज़्यादा रही है, लेकिन इंग्लिश में सेंटेंस टेक्निकली गलत है। भाई ग्रोथ रेट ज़्यादा रही है चाइना से नहीं, चाइना की ग्रोथ रेट से। चाइना से कैसे ज़्यादा रह सकती है? चाइना तो एक कंट्री है, ग्रोथ रेट तो एक आंकड़ा है।
आंकड़े और कंट्री का आपस में क्या कंपैरिजन है। तो ये देन नाम का जो कंजंक्शन है ये दो चीज़ों को कंपेयर करता है, लेकिन चीज़ों को बराबर में रखना पड़ेगा, एक जैसी होनी चाहिए। तो मैं क्या बोलूँ, देन द ग्रोथ रेट ऑफ चाइना सिंस 2015। समझ गए ना, यहाँ पे ग्रोथ रेट देन के बाद लगाना पड़ेगा। अब देखो ग्रोथ रेट को दो बार लिख रहे हैं, ग्रोथ रेट, तो क्या करूँ, इस दूसरी बार लिखी हुई ग्रोथ रेट को काट के यहाँ लिख दो दैट क्या कर रहा है यहाँ पे, दूसरी बार ग्रोथ रेट ना लिखना पड़े, उसकी जगह एक प्रोनाउन आया दैट, इसको हमें लगाना पड़ता है। तो ये तो हो गई आधी स्टोरी, कब आपको दैट लगाना है सेंटेंस को। आप देख लोगे देन को और देख लेना, देन को देख करके अगर चीज़ें एक जैसी ना हो तो आप बीच में दैट को लगा देंगे, है ना। अब इसको देखो, इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर लोअर देन चाइना। इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं चाइना से कम है। अब क्या करोगे आप, चाइना से कम नहीं है, चाइना के एक्सपोर्ट से कम है। देन के बाद अगेन क्या करना है, देन को देखते ही आप लिखोगे इसके बाद देन द एक्सपोर्ट्स ऑफ चाइना, ऐसा ही करोगे ना। लेकिन एक्सपोर्ट्स दो बार आ रहा है तो आप इसको काट के लगा दोगे दैट, लेकिन ऐसा मत करना। दैट तब लगाना जब सिंगुलर नाउन हो, दैट तब लगाना जब सिंगुलर नाउन हो। ग्रोथ रेट एक सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे एक्सपोर्ट्स एक प्लूरल नाउन है, इस केस में दैट नहीं आएगा, आएगा तो सही लेकिन आएगा दोज। समझ गए ना। तो ये दैट और दोज वाली एरर है, सिंगुलर और प्लूरल नाउन के हिसाब से आपको चेक करना है, या तो लगेगा दैट या लगेगा दोज, अगर देन से दो बराबर की चीज़ें कंपेयर ना हो रही हों। इसीलिए यूपी की जो TFR है जिसको रिकॉर्ड किया गया था इतना, ये कम है TFR से। दैट लगा के हमने TFR को दूसरी बार लिखने से रोका है। TFR जो है बिहार की पड़ोस वाले। बड़े आगे, आज के क्विज में यूज़ होगा ये कॉन्सेप्ट। करा एम्स इन दिस डायरेक्शन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस, मेल कॉन्ट्रासेप्शन, डिक्रीजिंग maternal mortality and infant mortality rates significantly by 2026 are on the face of it in line with what was stressed at the Cairo International Conference on Population and Development in 1994। इस सेंटेंस को पढ़ने का एक ही तरीका है, ये जो आप हाइफन से हाइफन का देख रहे हो, डैश से डैश का देख रहे हो, इसको अलग कर दो और बाकी का सेंटेंस पढ़ो, फिर इसको पढ़ेंगे। कह रहा है एम्स जो है, मकसद जो है इस डायरेक्शन में, इस दिशा में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की। अब ये बीच वाला मैं छोड़ रहा हूँ। कह रहा है ये हैं अपने फेस से, ऑन द फेस ऑफ इट, ये सारे के सारे जो मकसद हैं अपने फेस से देखने के अंदर, ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब है देखने में। कह रहे बिल्कुल इन लाइन विद हैं, बिल्कुल हिसाब से हैं, जो स्ट्रेस किया गया था, जिस पे जोर डाला गया था इंटरनेशनल कायरो कॉन्फ्रेंस जो पॉपुलेशन और डेवलपमेंट पे हुई थी 1994 में। तो यूपी की सरकार ने कुछ भी नया नहीं किया है, इस डेवलपमेंट वाली कॉन्फ्रेंस में सब बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, उसी के हिसाब से यूपी की सरकार ने एक नया कानून बनाया है। समझ गए ना। अब बीच वाला पढ़ो। कह रहा है वो सारे के सारे एम्स क्या क्या हैं, इंक्रीज़ करना रेट ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस को, इंक्रीज़ करना उस दर को जिस दर से कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस है हमारे देश में। कॉन्ट्रासेप्टिव होती है बर्थ कंट्रोल मेजर्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स, कॉन्डम्स, है ना। तो इनकी जो प्रेवलेंस है, इनकी जो पॉपुलैरिटी है, इसको इंक्रीज़ करना, पहला काम ये है। दूसरा है मेल कॉन्ट्रासेप्शन। मेल कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है नसबंदी, है ना, नसबंदी को इंक्रीज़ करना। और तीसरा है डिक्रीज़ करना मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी को। मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब है जन्म देते हुए कितने बच्चे जो हैं और कितनी माएँ जो हैं डेथ होती है उनकी, वो होती है मैटरनल मोर्टेलिटी माओं के लिए और इन्फेंट मोर्टेलिटी बच्चों के लिए। तो कह रहा है इन रेट्स को कम करना 2026 तक। यही सारे एम्स यूपी की सरकार के हैं, यही सारे एम्स, और यही सारे एम्स 1994 की इस कॉन्फ्रेंस में हमने जो है अग्री भी किए थे कायरो के अंदर, मिस्र में जाकर के, इजिप्ट में। समझ गए। अब आओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं, ध्यान से समझो। एम्स की वर्ब रखिए यहाँ पे आर, है ना। व्हाट की वर्ब है वॉज स्ट्रेस्ड। बीच वाले सारे वर्ड्स देख लेना। कॉन्ट्रासेप्टिव मैंने आपको बता दिया, बर्थ कंट्रोल मेजर्स, बच्चों को पैदा करना हो इस तरह के कुछ मेजर्स आप उठाते हो, है ना। प्रेवलेंस आप देख चुके हो, पॉपुलैरिटी, परवेसिवनेस, कौन सी चीज़ कितनी प्रचलन में है, चलन में है, वो कहलाती है उसकी प्रेवलेंस। मेल कॉन्ट्रासेप्शन मैंने आपको बता दिया, नसबंदी, ये फीमेल में भी होती है लेकिन दोनों के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं। वैसेक्टोमी एक वन वर्ड है मेल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, इंसान मतलब जो है मेल्स की नसबंदी के लिए, और लेडीज़ के लिए होता है ट्यूबेक्टोमी। ठीक है ना, वन वर्ड्स हैं दोनों, याद रखना। वैसेक्टोमी फॉर मेल्स, ट्यूबेक्टोमी फॉर फीमेल्स। मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी मैंने आपको बता दी, इनके मरने की दर माँ और बच्चों के। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है वो फटाफट देखेंगे, ऑन द फेस ऑफ इट वाला। देखो ये एक ऑन द फेस ऑफ इट एक एडवर्ब है, इसका मतलब है देखने में। फेस मतलब चेहरा, ऑन मतलब ऊपर, इट मतलब इसका। इसके चेहरे से या देखने में कौन सी चीज़ कैसी है, किसके चेहरे से कैसी लग रही है, उसको हम बोलते हैं ऑन द फेस ऑफ इट। इसको आप सीमिंगली या अपरेंटली भी बोल सकते हो, जाहिर तौर पे। जैसे
ऑन द फेस ऑफ इट हिज सजेशन वॉज यूनिक एंड इनोवेटिव। देखने में या जाहिर तौर पे उसका जो सजेशन था वो यूनिक था, बिल्कुल अलग था और इनोवेटिव था। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप सीमिंगली या अपेरेंटली भी लिख सकते हो, लेकिन इस सेंटेंस को देखो, ऑन द फेस ऑफ देम हिज सजेशंस वर यूनिक एंड इनोवेटिव। यहाँ पे एक सजेशन था तो हमने इट लगा दिया, यहाँ पे बहुत सारे सजेशंस थे तो हमने देम लगा दिया। लेकिन ध्यान देना, ये ऑन द फेस ऑफ इट एक फ्रेज़ है, ये ऐसा ही रहता है, चाहे एक सजेशन हो चाहे 1000 सजेशन हो, हमेशा अगर आपको लिखना है तो यही लिखना ऑन द फेस ऑफ इट। ये एक एडवर्बियल फ्रेज़ है, इसको चेंज ना करें, है ना। चाहे सजेशन बहुत सारे हों चाहे सजेशन एक ही हो, आप इस फ्रेज़ को ऐसे यूज़ करेंगे, है ना। ऑन द फेस ऑफ देम ना लगाएं, ऑन द फेस ऑफ इट ही लगाएं। तो इसको याद रखना है छोटे से रूल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरली जिनको नहीं पता होता ना, वो लोग तो यही सोचते हैं कि यार इट की जगह देम लगाना पड़ेगा, सजेशंस बहुत सारे हैं, तो गलती हो जाती है। इसलिए ऐसे रूल्स आपको पता होने चाहिए। अब बता रहा है कायरो कंसेंसस के बारे में। कह रहा है इस जो कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कायरो कंसेंसस आया, जो सबकी सहमति आई, कह रहा है इस कायरो कंसेंसस ने कॉल्ड फॉर अ प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स, एम्पावरिंग वीमेन, यूनिवर्सल एजुकेशन, मैटरनल एंड इन्फेंट हेल्थ, टू अनटेंगल द नॉटी इशू ऑफ पॉवर्टी एंड हाई फर्टिलिटी। कह रहे इस कायरो कंसेंसस में, इस कायरो की आम सहमति में, इसने कॉल फॉर किया, डिमांड किया, और किस चीज़ को? प्रमोशन को। एक तो रिप्रोडक्टिव राइट्स का, आपको कितने बच्चे पैदा करने हैं ये आपके राइट्स हैं। रिप्रोडक्शन मतलब बच्चे पैदा करना। दूसरा, औरतों को एम्पावर करने का, ताकत देने का, सशक्त बनाने का। तीसरा, सभी को एजुकेशन देने का। और चौथा, मैटरनल और इन्फेंट हेल्थ को प्रमोट करने का, माँ और बच्चों के स्वास्थ्य को, ताकि एंटेंगल कर पाएँ, ताकि सुलझा पाएँ इस बहुत ही इंट्रिकेट, इस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नॉटी इशू को, जो है गरीबी का और हाई फर्टिलिटी का। समझ गए ना। तो कायरो कंसेंसस में यही हुआ, लोगों को पहले पढ़ाओ, औरतों को सशक्त बनाओ, रिप्रोडक्टिव राइट समझाओ, माँ और बच्चों की हेल्थ का ख्याल करो, सबको एजुकेशन दो, तभी आप जो है ना गरीब लोगों में ज़्यादा बच्चा पैदा होने की जो समस्या है, ऐसे नॉटी इशू को अनटेंगल कर पाओगे, ऐसे खतरनाक इशू को सुलझा पाओगे। यही दिक्कत है दुनिया भर में, जहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, वहाँ पे लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करना पसंद करते हैं, है ना। कंसेंसस की वो है कॉल फॉर, अनटेंगल करना मतलब सुलझाना, रिजॉल्व करना, एक्सट्रीकेट करना, स्ट्रेटन आउट करना, सीधा करना किसी चीज़ को, उलझी हुई चीज़ को कहलाता है अनटेंगल। नॉटी मतलब ऐसी चीज़ जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, बड़ी उलझी हुई हो, ट्रिकी हो, पजलिंग हो, परप्लेक्सिंग हो, बहुत ही इंट्रिकेट हो, है ना, पेचीदा हो। समझ गए। अब ये कॉल से बनने वाली फ्रेजल वर्ब सारी आप कर चुके हो, बहुत बार आती है आपको। सब लोग वीडियो को पॉज करें। इन 4 फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग सबको पता होना चाहिए। आज नहीं बताऊंगा मैं, आप अपने दिमाग से और अपने नोट्स को देख करके निकालो, है ना। और वैसे याद होना चाहिए सबको मेरे हिसाब से। आज एक नई फ्रेजल वर्ब करवा देता हूँ, कॉल इन ऑन। देखो, कॉल एट का मतलब होता है किसी जगह पे रुकना, किसी चीज़ का, है ना। जैसे गाड़ी जा रही है, रास्ते में स्टेशन पे रुकी तो कॉल ऐड करके गई उस स्टेशन पे, 2 मिनट 10 सेकंड या 1 मिनट या 5 मिनट के लिए रुक के गई। लेकिन कॉल इन ऑन का मतलब होता है पे अ ब्रीफ विजिट, या मेक अ ब्रीफ विजिट। आपके घर से मैं होकर के गया ऑफिस, कुछ काम था आपसे, है ना, छोटा सा काम था, 10 मिनट रुका, 5 मिनट रुका, आपको बाहर बुलाया और आपसे मिल करके चला गया। तो किसी से ब्रीफ विजिट करना, है ना, 2 सेकंड 10 सेकंड 5 मिनट या 2 मिनट के लिए मिलना कहलाता है कॉल इन ऑन करना किसी पे। बहुत ही अच्छी फ्रेजल वर्ब है, याद रखना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, बट रादर देन टेकिंग स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन, the government seems to have taken the beaten path of mixture of incentives and penalties to tackle what is a socio-economic issue as a demographic one। कह रहे बजाय लेकिन टेक करने के स्टेप्स को इस दिशा में जो ऊपर सब बातें हुई हैं, कह रहे बजाय इसके सरकार दिखाई देती है ले चुकी होती हुई, हैव टेकन, और किसको? उस मार खाए हुए बीटन पाथ को, उस घिसे पीटे रास्ते को, जो है एक मिक्सचर का इंसेंटिव और पेनल्टीज़ के, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट के। क्यों करना है काम? टैकल करने के लिए एक ऐसी चीज़ को जो कि एक सोशो इकोनॉमिक इशू है, सामाजिक और आर्थिक इशू है। और कैसे टैकल कर रहा है? एक डेमोग्राफिक वन की तरह, एक ऐसे इशू की तरह जो डेमोग्राफी से रिलेटेड है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है। तो कह रहा है इस डायरेक्शन में स्टेप में हमने स्टेप नहीं लिया, सरकार ने वो घिसा पिटा सा काम ले लिया, पाथ पकड़ लिया, जो बहुत सरकारें पकड़ती हुई हैं, जिसमें हम लोगों को रिवॉर्ड और पेनल्टी देते हैं बच्चे कम पैदा करने के लिए या ज़्यादा पैदा करने के लिए, और इस एक सोशो इकोनॉमिक इशू को हम डेमोग्राफिक इशू बना देते हैं। लोगों का दिमाग विकसित करना है, ना कि लोगों को ज़बरदस्ती बच्चे कम पैदा करवाने हैं। इसका कहने का मतलब ये है, समझ गए ना। सोशो इकोनॉमिक हर वो चीज़ है जिसमें सोसाइटी के अंदर लिटरेसी लाई जाए और लोगों को रोज़गार दिया जाए। सोसाइटी और इकोनॉमिक्स दोनों को मिक्स करते हैं सोशो इकोनॉमिक में। गवर्नमेंट की वर्ब है सीम्स, व्हाट की वर्ब है इज़,
टैकल का मतलब होता है डील विद करना, निपटना, कंटेंट विद करना, है ना, किसी चीज़ से ग्रैपल विद करना। और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। डेमोग्राफिक वो होता है जो डेमोग्राफी से रिलेटेड हो, पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, है ना, जनसंख्या से। कह रहा है इन अ ड्राफ्ट यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 द गवर्नमेंट एम्स टू इंसेंटिवाइज वन चाइल्ड फैमिलीज एंड रिवॉर्ड दोज विद 2 children with perks in government schemes, rebates in taxes and loans and cash awards if family planning is done among other SOPs। अब बता रहा है यूपी की सरकार क्या जो है ऑफर कर रही है लोगों को। कह रहे एक ड्राफ्ट बिल के अंदर, ड्राफ्ट बिल का मतलब है अभी तक ये बिल फाइनल नहीं हुआ है, 2 महीने 3 महीने बाद होगा, है ना, लिख दिया गया, बना दिया गया। कह रहा है इस ड्राफ्ट कानून में, इस टेम्परेरी कानून में सरकार एम कर रही है कि इंसेंटिवाइज करे, बेनिफिट दे। इंसेंटिवाइज करना मतलब इंसेंटिव देना, किसी को बेनिफिट देना। और किसको भाई? 1 चाइल्ड फैमिलीज़ को, 1 बच्चे वाले परिवारों को। और रिवॉर्ड करे उन लोगों को जो कि 2 बच्चे रखते हैं, और कैसे? पर्क्स के साथ में, गवर्नमेंट स्कीम्स में। तो 1 बच्चा है तो बहुत अच्छी बात, 2 है तो भी आपको सरकारी नौकरी में, सरकारी स्कीम्स में बहुत सारी पर्क्स मिलेंगी, और रिबेट्स मिलेंगे टैक्सेस में और लोन्स में, और कैश अवार्ड मिलेंगे। और कब? अगर फैमिली प्लानिंग इज़ डन, फैमिली प्लानिंग की जाती है और कई दूसरे शॉप्स के साथ। शॉप्स का मतलब होता है बेनिफिट्स। तो कैश अवार्ड मिलेंगे अगर आप अपना नसबंदी का ऑपरेशन करवा लेते हो 2 बच्चे पैदा करने के बाद। तो ऐसा इस पॉलिसी में लिखा हुआ है। 1 बच्चा तो बहुत अच्छी बात, 2 बच्चा तो भी बहुत अच्छी बात, और कैश अवार्ड भी दे देंगे अगर अपना ऑपरेशन करवाते हो, फैमिली प्लानिंग का काम आप करते हो। समझ गए? गवर्नमेंट की वर्ब है एम्स, फैमिली प्लानिंग की वर्ब है इज़ डन, पैसिव वॉइस में। इंसेंटिवाइज मतलब इंसेंटिव देना, पर्क्स देना, बेनिफिट देना। पर्क्स इंसेंटिव का एक सिनोनिम है। सॉप्स का मतलब होता है बेनिफिट्स, कंसेशंस, है ना। आपको गैस की सब्सिडी 50 रुपये ज़्यादा मिल जाएगी, तो एक छोटा सा सोप है, एक छोटा सा आपको रिलीफ मिला है। सॉप्स यही होता है। कह रहे डिसइंसेंटिव्स फॉर दोज विद मोर देन 2 children इंक्लूड डिनायल ऑफ सब्सिडीज एंड वेलफेयर बेनिफिट्स, अ बार ऑन अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड टेकिंग पार्ट इन लोकल इलेक्शंस। अब जिनके 2 से ज़्यादा हैं उनके लिए क्या है? कह रहे जो डिसइंसेंटिव है, देखो इंसेंटिव मतलब फ़ायदा, डिसइंसेंटिव मतलब नुकसान। कह रहे जो दंड है, जो पनिशमेंट है, उन लोगों के लिए जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, उसमें शामिल है मना कर देना सब्सिडीज़ को और वेलफेयर बेनिफिट्स को। कोई सरकारी पेंशन नहीं मिलेगी, कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, है ना, गैस वैस की। और एक बार लग जाएगा, आप पे रोक लग जाएगा अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट जॉब्स को, और या फिर लोकल इलेक्शंस में टेक पार्ट करने के लिए। तो 2 से ज़्यादा बच्चे हुए ना, तो ना तो आप नेता बन सकते हो, ना सरकारी नौकर बन सकते हो। सारी जो चीज़ें आपकी रुक जाएंगी, ऐसा यूपी में होने वाला है। डिसइंसेंटिव की वर्ब है इंक्लूड, डिनायल मतलब मना कर देना, बार का मतलब होता है एक बैन। दोज आपको पता है आपको क्यों लगा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे दोज के लिए हमने एक एडजेक्टिव को यूज़ किया हुआ है, उन लोगों के लिए जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट वैसे तो देम होना चाहिए, लेकिन ये पूरे प्रेपोजिशन फ्रेज की वजह से हमने यहाँ पे दोज को यूज़ किया है, एडजेक्टिवल फ्रेज आया है। कह रहा है असम ऑल्सो लेड बाय द बीजेपी इज़ मलिंग अ सिमिलर पॉलिसी। कह रहा है असम जो है, जो कि साथ ही साथ लेड बाय बीजेपी, यूपी और असम दोनों में बीजेपी की सरकार है। कह रहा है असम भी मूल कर रहा है, असम भी सोच रहा है एक सिमिलर पॉलिसी के बारे में कि हम भी ऐसी पॉलिसी बना दें। समझ गए? सिंपल सा ये आर्टिकल आज का। मूल करना मतलब सोचना, कंटेम्पलेट करना, डेलिब्रेट करना, कंसीडर करना, किसी चीज़ पे विचार विमर्श करना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहा द इंसेंटिव्स डिसइंसेंटिव्स अप्रोच हैज़ बीन डिनाउंस्ड इन द पास्ट by the National Human Rights Commission after such measures were introduced by several states in 1990s and 2000s। कह रहे ये जो अप्रोच है ना, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की, इंसेंटिव देंगे, डिसइंसेंटिव देंगे, कह रहे इसको डिनाउंस किया गया पास्ट में, इसको क्रिटिसाइज किया गया भूतकाल में इस कमीशन के द्वारा, है ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा। कह रहे कब? जब ऐसे मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था बहुत सारी स्टेट्स में 1990 और 2000 में, है ना, जैसे कि आई हरियाणा, अनडिवाइडेड आंध्रा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो इन स्टेट में 1990 और 2000 के दशक में ऐसी जब मेजर्स लगे थे, तब ह्यूमन राइट कमीशन ने बहुत इनका विरोध किया था। समझ गए? अप्रोच की वर्ब है हैज़ बीन डिनाउंस्ड। डिनाउंस का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना। सच मेजर्स की वर्ब है वर इंट्रोड्यूस्ड। कह रहा द सुप्रीम कोर्ट इन 2003 upheld a Haryana government law barring persons with more than 2 children from contesting local body polls, but the legal grounding of moves impinging upon the informed choice of the individual remained questionable। फास्ट प्रोसेस करने की आदत डालो, बहुत ही सिंपल आर्टिकल हो तो, है ना, यही करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसको अगर वीडियो फास्ट लग रही हो, आपके पास है ना स्पीड को कंट्रोल करने का सिस्टम होता है यूट्यूब में, तो आप स्पीड को कंट्रोल भी कर सकते हैं। कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में अपहेल्ड किया, मेंटेन किया, बनाए रखा
हरियाणा गवर्नमेंट की एक लॉ को, जो बार करने वाला था, रोकने वाला था लोगों को 2 से ज़्यादा लोग बच्चों वाले और कहाँ से कॉन्टेस्ट करने से लोकल बॉडी पोल्स को। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को बनाए रखा और बोला कि हरियाणा गवर्नमेंट का ये लॉ बिल्कुल ठीक है, 2 से ज़्यादा वाले बच्चे लोकल बॉडी के पंचायत के चुनाव में खड़े नहीं हो पाएंगे। कह रहे लेकिन जो लीगल ग्राउंडिंग है, लेकिन जो कानूनी आधार है ऐसे मूव्स का, वो कौन से मूव्स जो इम्पिंज अपॉन करते हैं, जो बुरा प्रभाव डालते हैं हमारी इन्फॉर्म्ड चॉइस का, हमारे उस विकल्प का जो इन्फॉर्म्ड है, हमें पता है अच्छे से, और किस चीज़ का, इंडिविजुअल के, किसी भी इंसान के। कह रहे ये ग्राउंडिंग जो है ये रिमेंड है, बनी हुई है, अभी भी क्वेश्चनेबल, इस पे अभी भी सवाल है। तो कह रहे भले ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा गवर्नमेंट का बिल्कुल सपोर्ट किया हो, लेकिन किस आधार पे सपोर्ट किया, हमारी लीगल चॉइस है, इन्फॉर्म चॉइस है, कितने बच्चा पैदा करना है। तो कह रहे इसका कोई लीगल आधार आज भी है नहीं, जो भी रखा है आधार वो बड़ा क्वेश्चनेबल है, उस पर सवाल उठते आए हैं। समझ गए। अब हेल्ड जो है यहाँ पे आपकी वर्ब है ना, मैं इसको कलर दे देता हूँ, पिंक कलर। सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है अपहेल्ड, ग्राउंडिंग की वर्ब है रिमेंड। अपहेल्ड करना मतलब बनाए रखना, मेंटेन करना। इसका बिल्कुल उल्टा होता है सेट असाइड करना, पुट असाइड करना, ओवर रूल करना। किसी चीज़ को जब कोर्ट बोलती है ना ये कैंसिल करेंगे, तो करती है सेट असाइड या ओवर रूल, और किसी चीज़ को कोर्ट बोलती है ना ये बनी रहेगी वैसी की वैसी, तब करती है अपहोल्ड या मेंटेन। इसकी सेकंड फॉर्म है अपहोल्ड की अपहेल्ड। ग्राउंडिंग का मतलब होता है आधार, इसको आप प्रीमाइस भी बोल सकते हो और बेसिस भी बोल सकते हो। बार फ्रॉम करना, रिसिट फ्रॉम करना, कंसिट फ्रॉम करना, रिस्ट्रेन फ्रॉम करना, किसी को किस काम करने से रोकना। तो जिस भी काम को करने से आप रोकोगे ना, इन चारों वर्ड्स को यूज़ करके फ्रॉम के बाद उस काम को लिखोगे, प्रेपोजिशन फ्रॉम ही आती है सभी वर्ड्स के बाद में। तो बारिंग पर्सन से फ्रॉम कंटेस्टिंग है ना, फ्रॉम यहाँ भी लगा हुआ है। इम्पिंज अपॉन आप देख चुके हो, आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर घुसना या आप पे बुरा प्रभाव डालना, इम्पिंज अपॉन नाम की फ्रेजल वर्ब बताती है। सिंपल सही है। आगे कह रहा है एम्पेरिकल स्टडीज ऑफ कोवर्सिव मेजर्स हैव शोन देयर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मार्जिनलाइज्ड पीपल इन पर्टिकुलर and with no discernible effect on population control, while more substantive poverty reduction schemes and economic reforms have raised labor productivity and labor opportunities, allowed families to empower women and reduce fertility rates as rational choices। सबसे लंबा सेंटेंस इस आर्टिकल का यही है और बड़ा सिंपल है, पीस बाय पीस इसको पढ़ेंगे। कह रहा है जो एम्पेरिकल स्टडीज़ हैं, एम्पेरिकल आप जानते हो प्रैक्टिकल होती हैं, जो ऑब्जर्वेशनल होती हैं। कह रहा है जो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ है ना, कोअर्सिव मेजर्स की, ऐसे जोर डालने वाले, आपको जो है स्ट्रेस करने वाले, दबाव देने वाले कदमों की। कह रहा है ऐसी स्टडीज़ ने शो किया है अपने डिस्क्रिमिनेशन को, उनके भेदभाव को, और किसके खिलाफ, मार्जिनलाइज पीपल के खिलाफ, ऐसे लोग जो हाशिए पे हैं, बड़े कमज़ोर हैं, बड़े ही गरीब हैं, और ख़ास करके ऐसे लोगों के लिए। तो कह रहा है स्टडीज़ ने यही बताया कि जब जब ऐसे मेजर्स आए हैं, गरीब लोगों पे जानबूझ करके ऐसे मेजर्स को लगाया गया, अमीर लोगों को छोड़ दिया गया है। अच्छा कैसे, कह रहा है और ये जो काम होता है ये किसी भी डिसर्नेबल इफेक्ट के साथ होता है, बिना, है ना, कोई भी आप जो है महसूस करने वाला इफेक्ट देखोगे नहीं, इसका डिसर्नेबल इफेक्ट नहीं देखोगे पॉपुलेशन कंट्रोल पे। तो ऐसे मेजर्स जब जब लगे हैं, गरीब लोगों को नुकसान हुआ है और कोई इफेक्ट ज़्यादा जो है पॉपुलेशन पे निकला नहीं है। कह रहा है वाइल जबकि ज़्यादा सब्सटेंटिव पॉवर्टी रिड्यूसिंग जो स्कीम है, ज़्यादा जो गंभीर, सब्सटेंटिव मतलब जिसमें गंभीरता हो, है ना, कह रहे ज़्यादा जो गंभीर पॉवर्टी को कम करने वाली जो स्कीम्स हैं और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, उन्होंने रेज़ किया है लेबर की प्रोडक्टिविटी को, लेबर कितने अच्छे से काम करेगा, और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को। इन्होंने अलाउ भी किया है फैमिलीज़ को कि वो एम्पावर करें वुमेन को, लोगों को, औरतों को सशक्त बनाएं, और रिड्यूस करें फैमिली रेट्स को। कैसे, रैशनल चॉइस के तौर पे, ऐसी चॉइस जो कि आपकी रैशनल है, लॉजिकल है। तो कह रहे जब जब आपने कोअर्सिव मेजर लगाए हैं, कुछ ज़्यादा निकला नहीं है उनसे, गरीब लोग परेशान हुए हैं, लेकिन जब जब आपने अच्छी स्कीम लगाई है, लोग अपने आप ही बच्चे कम पैदा करते हैं, औरतें सशक्त हो जाती हैं, लोगों की फर्टिलिटी रेट जो है खुद से वो रैशनल चॉइस के हिसाब से ही वो कम कर लेते हैं। समझ गए। स्टडीज़ की वर्ब है हैव शोन, स्कीम्स और रिफॉर्म्स की वर्ब है हैव रेज्ड, हैव अलाउड एंड हैव रिड्यूस। 3 वर्ब्स हैं, कॉमा और एंड से जुड़ी हुई हैं। अब देखने वाले वर्ड्स देखेंगे। एम्पेरिकल आप देख चुके हो, प्रैक्टिकल इसका बिल्कुल उल्टा है, एनेक्डोटल उल्टा। जो चीज़ आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल जो निकले ना, ऑब्जर्वेशन से निकले, एक्सपेरिमेंट करके, वो तो होगी एम्पेरिकल। लेकिन एनेक्डोटल वो है जो सुनी सुनाई है, जिसके पीछे कोई भी आधार या बेसिस नहीं है। कोअर्सिव मतलब प्रभाव डालने वाला, आप पे जोर डालने वाला, आपको प्रेशर में लाने वाला। मार्जिनलाइज वो लोग हैं जो कि हाशिए पे रहते हैं, बहुत गरीब हैं और बहुत कमज़ोर हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है समाज में। डिसर्निबल मतलब बहुत ही नोटिसेबल, पैल्पेबल, ये वर्ड हम कर चुके हैं ऑलरेडी। सब्सटेंसिव मतलब जिसमें सब्सटेंस हो, जो गंभीर हो किसी मुद्दे को लेकर के, सब्सटेंसिव। रैशनल आप जानते हैं, जो लॉजिकल हो, जो रीजनेबल हो, बिल्कुल सही हो, रैशनल कहलाती है।
सिंपल सही है लाइन है ना, इस तरह से आपको पढ़ना है। आधा सेंटेंस तो इससे पहले का है, आधा सेंटेंस तो इतना है और बाकी का सेंटेंस वाइल से शुरू हो रहा है। कह रहा है इंडियाज TFRs हैव बीन रिड्यूसिंग सब्सटेंशियली अक्रॉस मोस्ट स्टेट्स इवन इन यूपी एंड बिहार विद द हाईएस्ट TFRs। कह रहा है इंडिया की जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो रिड्यूस कर रही है बहुत ज़्यादा सभी स्टेट्स में, यहाँ तक कि यूपी और बिहार में जो कि हाईएस्ट TFR वाले हैं। तो हमारी जो है TFR ऑलरेडी रिड्यूस कर रही है, आप इसको नए मेजर्स लगा करके ज़बरदस्ती और रिड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे हो। समझ गए? TFR की वर्ब है हैव बिन रिड्यूसिंग, सब्सटेंशियली एक एड वर्ब है। सब्सटेंशियली का मतलब होता है बहुत बड़े स्केल पे, सिग्निफिकेंटली, है ना, जो आप नोटिस कर पाओ उसको बोलते हैं सब्सटेंशियली। कह टू हेसन द ड्रॉप टू रिप्लेसमेंट लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी, स्टेट शुड टैकल द सोशो इकोनॉमिक इशूज कन्वर्टिंग इंडियाज लार्जली यूथफुल डेमोग्राफी रादर देन सीकिंग न्यू मैल्थ्यूसियन अप्रोचेज ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल। कह रहा है हेसन करने के लिए, तेज करने के लिए, और किसको? ड्रॉप को, इस TFR के अंदर गिरावट को, और कहाँ पे? रिप्लेसमेंट लेवल पे फर्टिलिटी के। तो एक रिप्लेसमेंट लेवल होता है अराउंड 2.1 या 2.2, इससे कम फर्टिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो पॉपुलेशन जो है बहुत कम हो जाएगी आने वाले सालों में। कह रहा है बढ़ाने के लिए इस गिरावट को जो रिप्लेसमेंट लेवल तक है, 2.1 तक है फर्टिलिटी की। कह रहा है स्टेट्स को है ना टैकल करना चाहिए इस इशू को, इस पूरे मुद्दे को जो सोशो इकोनॉमिक है। और कैसे? वो वाला मुद्दा जो कन्फ्रंट कर रहा है, चैलेंज कर रहा है इंडिया की मोटे तौर पे जवान डेमोग्राफी को, जवान पॉपुलेशन को। तो कह रहा है स्टेट्स को टैकल करना चाहिए इस इशू को, है ना, बजाय सीख करने के इस टाइप की अप्रोच को पॉपुलेशन कंट्रोल पे। ये नियो मुल्थर्जियम बता देता हूँ आपको क्या होता है। 13वीं सदी का एक इकोनॉमिस्ट था, एक अर्थशास्त्री था, उसने बोला कि लोग जितने कम होंगे उतने ज़्यादा सुखी होंगे। कुछ बात तक सही भी है और कुछ इसके जो है क्रिटिसिज्म भी है। तो कह रहा है बजाय इस आदमी की अप्रोच को मनाने के कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, लोग तभी सुखी होंगे, स्टेट्स को ज़रूरी है कि वो जो है सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ को टैकल करे, ना कि पॉपुलेशन को कम करने पे जोर दे। समझ गए? ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये एक एडवर्बल फ्रेज है। हेसन का मतलब होता है तेज़ करना, किसी चीज़ को क्विकन करना, एक्सपर्टाइट करना। स्टेट्स की वर्ब है शुड टैकल। कन्फ्रंटिंग मतलब चैलेंजिंग, जो आपको सामने खड़े हैं, फेस कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया। बहुत ही सिंपल आर्टिकल आज का, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। सारे वर्ड्स, सारे वोकैबुलरी रूल्स जो मैंने आपको बताए हैं फटाफट से इस क्विज़ पे अप्लाई करेंगे आप। दिखा देता हूँ आपको, जस्ट ए मिनट, है ना। जो सीखा है वही का वही आपको मिलेगा। एम्पेरिकल, नोटी, रैशनल क्या होता है, दैट कब, दोज कब, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी में क्या फ़र्क है, ऑन द फेस ऑफ इट सही होता है, देम सही होता है, इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है, इमिनेंट, इंट्रिंसिक का। फटाफट से इस पर अप्लाई करो। आउट ऑफ 5 आपको कितने मार्क्स मिले ज़रूर से मुझे बताएं कमेंट्स में। फर्स्ट कमेंट में आप इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसके आंसर्स को पाएंगे, इस क्लोज टेस्ट के। साथ ही साथ आपका आज का डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन है, कितना सपोर्ट आप ऐसे मेजर्स को करते हो पॉपुलेशन को ज़बरदस्ती कंट्रोल करने वाले, है ना। 3 सेंटेंस में आंसर दें। मेरा आंसर भी आपको फर्स्ट कमेंट में लिखा हुआ मिलेगा डिस्क्रिप्टिव का। जरूर से एक लाइक और एक शेयर वीडियो को। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अंटिल देन, साइनिंग आउट।